नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोरोना का कोई नया मामला नहीं। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में कल से खुलेंगी किताबों की दुकानें। फैक्ट्रियों और निजी निर्माणों को भी सशर्त छूट। टेलीमेडिसिन सेवा। दून मेडिकल कॉलेज में ई हॉस्पिटल सेवा का सीएम ने किया उद्घाटन। जल्द ही अन्य चिकित्सालयों में भी इस्तेमाल की जाएगी यह सेवा। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को 2 करोड़ 48 लाख रुपए मंजूर। कैबिनेट का हरिद्वार और अल्मोड़ा में कोविड-19 की जांच का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का फैसला। और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई पहली पूजा। अब खबरें विस्तार से। राज्य में आज कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। समाचार तैयार किए जाने तक स्वास्थ्य विभाग ने जो जानकारी उपलब्ध कराई उसके मुताबिक आज सभी 346 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। इसके अलावा 208 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या कल तक 54 पहुंची थी, जो आज शाम तक यथावत थी। कोरोना पॉजिटिव में से 36 अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच देहरादून नगर निगम क्षेत्र में कल 30 अप्रैल से पुस्तकों और पंखों की दुकानें भी खुल सकेंगी। यह छूट सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही मिलेगी। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक इन्हें केवल होम डिलीवरी की ही छूट थी, जो अब विस्तारित की जा रही है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में फैक्ट्रियों और प्राइवेट निर्माण कार्यों के लिए भी कल से सशर्त छूट देने का निर्णय किया गया है। जो पुस्तकों की दुकानें हैं और पंखों की दुकानें जो अभी तक होम डिलीवरी कर रही थी, वो भी जो है अब वर्तमान में नगर निगम देहरादून के अंतर्गत जो है वो खुल सकेंगी सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक। नगर निगम देहरादून के लिए और लिया गया है कि कल से नगर निगम देहरादून के अंतर्गत वो सारी फैक्ट्रीज चालू हो पाएंगी जिनके लेबर और स्टाफ जो है वो उन्हीं के एरिया में रहते हैं। मतलब वो फैक्ट्रीज स्टार्ट हो सकेंगी जिनका आना जाना नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में वहीं रह करके उसको चालू रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो निर्माण कार्य प्राइवेट है नगर निगम देहरादून में, अगर उनके पास भी ऑन स्पॉट लेबर उपलब्ध है तो वो लेबर भी कार्य कर सकेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज टेलीमेडिसिन सेवा व दून मेडिकल कॉलेज में ई हॉस्पिटल सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में भीड़ कम करने के लिए यह सेवा कारगर साबित होगी। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत एनआईसी के उपलब्ध करवाए गए सॉफ्टवेयर को प्रदेश के जिला चिकित्सालय और अन्य चिकित्सालयों में प्रयोग में लाया जाएगा। यह सेवा ors.gov.in और ehospital.gov.in के माध्यम से उपलब्ध होगी। वहीं सीडैक द्वारा उपलब्ध करवाए गए संजीवनी टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में किया जाएगा। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा esanjeevani.opd.in के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस सेवा के लिए कोई भी रोगी मोबाइल से भी चिकित्सकीय राय ले पाएंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स में कोविड-19 के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए 2 करोड़ 48 लाख रुपए मंजूर किए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके साथ ही कल 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की जांच को मंजूरी देने के साथ ही अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी सैंपलों की जांच के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया गया। सरकार ने खरीफ फसल और बीज में मिलने वाली सब्सिडी के साथ ही किसानों के लिए 25% अतिरिक्त सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी। कोरोना महामारी के इलाज व रोकथाम के लिए जहां फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ लगे हैं, वहीं कोविड-19 मरीजों की जांच से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में जुटे लोगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के अस्पतालों में प्रतिदिन सैकड़ों संदिग्धों के नमूने लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आम बीमारियों के इलाज में भी कई तरह का बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है। इस समूचे बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण हरिद्वार जिले में भगवानपुर स्थित प्लांट में किया जा रहा है।
गढ़वाल क्षेत्र से रोजाना सैकड़ों किलो बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित करके उसे ट्रीटमेंट प्लांट में अलग अलग प्रक्रिया से गुजार कर निस्तारित किया जा रहा है। इसमें रक्त सैंपल, कोविड-19 जांच संबंधी स्वाब, पीपीई किट को जला दिया जाता है, जबकि ग्लव्स और आईवी ट्यूब्स आदि को ऑटोक्लेव के बाद टुकड़ों में विभाजित करके रिसाइकलिंग की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है, जहां लाया जाने वाला बायोमेडिकल वेस्ट आधे से 1 घंटे के भीतर ही अलग अलग करके निस्तारित किया जाता है। हमारे पास देखिए गाड़ियों से पहले वेस्ट आता है RYB, तो रेड, येलो और ब्लू बैग आते हैं, और शार्प वेस्ट जो आता है वाइट में आता है। उसको पहले हम लोग सेग्रीगेशन में, R वाला जो है सेग्रीगेशन में जाता है, और ब्लू वाला जो है केमिकल ट्रीटमेंट में, जिसमें प्लास्टिक, शीशा, कांच वगैरह होती है। और शार्प वेस्ट जो है, शार्प पीट हमारी बनी हुई है, उसमें डाल देते हैं हम लोग। और येलो जो आता है, येलो इंसिनेटिंग के लिए आता है, इंसिनेट करते हैं उसे हम लोग। वो 850 डिग्री पे प्राइमरी चेम्बर का और सेकेंडरी का 1050 पे उसको हम लोग बर्न करते हैं। 100 kg की हमारी भट्टी है, उसमें एक बार में 100 kg आता है। 100 kg ही 1 घंटे में बर्न होता है। जो प्लास्टिक मटेरियल जो आता है, उसको ऑटोक्लेविंग करने से पहले हम लोग उसको सेग्रीगेशन करवाते हैं। सेग्रीगेशन करने के बाद ऑटोक्लेविंग में जाता है, उसको स्टेलाइज किया जाता है। मशीन हमारे पास लगी हुई है, उसमें स्टेलाइज करते हैं। 121 डिग्री टेम्परेचर होता है, 16 PSI प्रेशर होता है। उसके बाद अगर रह जाता है माल, जैसे कोई बच गया, नहीं स्टेलाइज हो पाया, नहीं जल पाया, तो उसको केमिकल ट्रीटमेंट में 1% हाइपोक्लोराइड के साथ डाल करके और उसको केमिकल ट्रीटमेंट में डालते हैं। प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। समय समय पर टीकाकरण के अतिरिक्त उन्हें जरूरी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हम 3 बार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, गमबूट, ड्रेस, कैप, इस सारे आइटम मेरे पास। तरह की सावधानी मेरे पास है, जो भी बैक्टीरिया आसपास इलाके में ना फैले। हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग, जो भी चीज़ें हैं, पर डे 3-4 बार हम प्रयोग करते हैं। वहीं एक लैब संचालक डॉक्टर रविकांत शर्मा का कहना है कि मरीजों के नमूने लेने के बाद जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल एकत्रित होता है, उसे पीले, नीले, लाल व सफेद प्लास्टिक के बैग में भरकर रख दिया जाता है। प्लांट की गाड़ी प्रतिदिन इन बैगों को ले जाती है। संक्रमण के नमूने और निडल व शार्प आइटम का स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही अलग किया जाता है। इस समय पूरा देश जहां कोरोना महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है और डॉक्टर्स व पुलिस वाले जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, वहीं यहाँ MPCC के माध्यम से जो कोरोना से संबंधित व अन्य बायोमेडिकल वेस्ट है, उसका यहाँ पर निस्तारण किया जा रहा है। और जो बायोमेडिकल वेस्ट जो खासकर कोविड-19 से संबंधित है, उसका यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जहाँ पूरा देश कोरोना से संबंधित जंग से लड़ रहा है, ऐसे में MPCC की जो भूमिका है, उसका भी उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। देवेंद्र शर्मा, DD न्यूज़, हरिद्वार। लॉकडाउन के दौरान फंसे विभिन्न प्रदेशों के मजदूरों को चंपावत जिले के राहत शिविरों में रखा गया है। शिविर में ये मजदूर न केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि सुबह शाम योग प्राणायाम भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बनबसा, टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट में बने राहत शिविरों में निरक्षर मजदूरों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी का नतीजा है कि महज महीने भर में तमाम निरक्षर मजदूर भी इन शिविरों में रहते हुए अपने नाम समेत कई शब्दों को बखूबी लिखने लगे हैं। इन लोगों में घर से दूर शिविरों में रहने के दौरान अवसाद न आए, इसके लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से लघु कथा, वृत्तचित्र, लोकगीतों आदि के माध्यम से इनका मनोरंजन भी किया जा रहा है। बनबसा क्षेत्र में 9 राहत शिविर चल रहे हैं हमारे। इसमें कुल मिलाकर के 465 लोग रह रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो निरक्षर थे। इसमें कुल 107 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से इनके बीच में साक्षरता का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हमें आशा के अनुरूप सफलता भी मिली है। इसके अतिरिक्त राहत केंद्रों में योगा की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। स्वच्छता, नशा मुक्ति की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। शिविर में पढ़ा रहे शिक्षक शिक्षिकाएं भी निरक्षरों को साक्षर बनाने के इस अभियान से काफी संतुष्ट हैं। एक पाठ्यचर्या हम लोगों ने अपने आप जो है थोड़ा बहुत डिसाइड किया था कि किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाए। तो धीरे धीरे शुरू में मन कम लगता था इन लोगों का, लेकिन धीरे धीरे जो है हमें ये अनुभव हुआ कि इनमें से कई जो है काफी टैलेंटेड हैं और मतलब बहुत उनकी रुचि थी
बस अब एक दिशा हम लोगों ने उन्हें दी है। तो अब इनमें से हर कोई जो है, जो भी अर्ध साक्षर थे या बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल अक्षर का ज्ञान नहीं था, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना नाम, पिता का नाम और अन्य कुछ शब्दों को पहचानना, मात्राओं का ज्ञान, वो हम लोगों ने कराया। तो वो बहुत बखूबी उसको जो है कर पा रहे हैं। वहीं शिविर में रह रहे मजदूर भी खुश हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई के साथ ही उन्हें अन्य गतिविधियों में शामिल होने का भी अवसर मिल रहा है। पाओगे फिर हम लोग को यहाँ GGIC में रख दिया गया और हम लोग को तकरीबन 1 महीना हो रहा है। सर यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ सुविधाएं मिल रही है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सुबह योगा भी करवाया जा रहा है और पढ़ाई भी चालू है। बहुत से लोग को तो आता ही नहीं था। हम लोग 30 लोग आए हुए थे, 30 लोग में से 3 ही लोग को पढ़े लिखे थे और किसी को कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उनको सबको अपना हस्ताक्षर करना और माता पिता का नाम लिखना भी आ गया है। सर यहाँ पे जो चीज सुविधा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पलायन राज्य में समूचे पहाड़ी क्षेत्र के लिए चिंता का विषय रहा है। पौड़ी जिला राज्य में सर्वाधिक पलायन के लिए जाना जाता है। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान 12,600 से ज्यादा लोग जिले में वापस लौटे हैं। ऐसे में एक नई पहल हो रही है स्वरोजगार के जरिए पलायन रोकने के लिए। दरअसल पौड़ी तहसील के कमेड़ा कंडारा गांव में शिक्षित बेरोजगारों ने करीब 1 साल पहले बंजर भूमि को आबाद करने की मुहिम शुरू की। कोशिशें रंग लाई और बंजर भूमि हरी भरी हो गई। इस पर सब्जी उत्पादन शुरू किया गया, जो महज साल भर के भीतर ही न केवल इन युवाओं को अच्छा खासा लाभ दे रहा है, बल्कि कई स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी जरिया बन रहा है। बहुत साल बटा ये धरती बंजर चाहिए और हमारा ये बन छिन यूँ चल दिखाए। हम तभी किसान रूप दिहाड़ी मजदूरी में नीचे मटर हुई चाहिए। वो मटर भी हमारे बहुत लाभदायक हुई नहीं। अब हम गोभी लगाना चाह पर आज भी नहीं कर बुती छिनी। यहाँ पहले बंजर खेती थी और लोग जब से गांव से गए तब से यहाँ बंजर खेती थी और हमने यहाँ हल लगाया और खेती की और तब से यहाँ हम फायदा हुआ और हम यहाँ सब्जी लगा रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं। ये हमारे साथ जो इस समय कोरोना महामारी के दौरान शहरों से जो लोग वापस आए हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो लोग भी खेती के लिए आकर्षित हुए हैं। और उनका अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर जो ये बंजर खेत आबाद करने के बाद लोग जो रोजगार से जुड़ेंगे तो निश्चित बात है यहाँ पे बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा और इसके लिए एक स्थानीय मार्केट भी हमारे पास पूरा यहाँ पे पर्याप्त है। वहीं मौजूदा वक्त में शहरों से गांव लौटे युवक भी इन युवाओं से जुड़कर खेती को ही जीविकोपार्जन का जरिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि खेती के जरिए स्वरोजगार को अपनाया जा सकता है। कृषि बागवानी से जुड़े अधिकारी भी युवाओं की पहल की सराहना कर रहे हैं। इस महामारी कोरोना महामारी में हम वापस अपने गढ़वाल आए हैं और जैसे हमारे यहाँ पे बंधु लोग ये सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, हम बहुत प्रेरित हुए हैं उनके कार्य से। निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कार्य ये कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम इनके साथ मिलकर खेती में नए अवसरों को तलाशें और जैसे ये ऑर्गेनिक खेती कर ही रहे हैं। ये गांव कंडारा में अभी हम लोग लगभग 1 साल से देख रहे हैं। ये पहले पूरा बंजर खेत हुआ करते थे यहाँ पर और 1 साल के बाद में यहाँ पर जो हमारे स्थानीय जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर मेहनत करी और इस बंजर खेतों को इन्होंने आबाद किया है और सारी जितनी भी औद्यानिक फसलें हैं वो यहाँ पर जैसे हमारा मटर है, फ्रांसबीन है और प्याज है और इसी तरीके से अन्य जो फसलें यहाँ पर उगाई गई हैं उससे यहाँ पर ये रोजगार का जो एक मॉडल है जो बागवानी आधारित वो यहाँ पर विकसित हुआ है और इसको देख करके अन्य लोगों को में भी ये प्रेरणा जाएगी कि बागवानी से ही यहाँ पर हम जो है आजीविका के जो साधन हैं हम जुटा सकते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट आज प्रातः 6:10 पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खोल दिए गए। कपाट खोले जाने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। लॉकडाउन के चलते इस बार चारों धामों में पहली पूजा उन्हीं के नाम से की जा रही है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि पहली पूजा जो है सारे मंदिरों में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की होगी। हम उनके ऋणी हैं और हम चाहते हैं कि सारे देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जिससे कि देश को इस संकट से उबार सकें और देश को आगे बढ़ा सकें।
आज पहला अवसर था जब केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल देवस्थानम बोर्ड, प्रशासन, पुलिस समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े चुनिंदा लोग ही इस मौके पर मौजूद थे। केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग फिलहाल क्वारंटीन पर हैं। ऐसे में रावल के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने ही पूजा अर्चना और कपाट खोलने संबंधी समस्त प्रक्रियाएं पूरी कराईं। करोड़ों हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज प्रातः 6:10 पर मेष लग्न में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ ग्रीष्मकाल के 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। आमतौर पर केदारनाथ के कपाटोत्सव के मौके पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भोलेनाथ के जयकारे के साथ केदारनाथ यात्रा का आगाज होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते आम श्रद्धालुओं को यात्रा करना पूर्णतया वर्जित है। इसलिए सामाजिक दूरी बनाते हुए धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। यह क्षण ऐतिहासिक इसलिए भी है कि कल आदि गुरु शंकराचार्य की 1232वीं जयंती थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें केदारनाथ धाम में महासमाधि मिली थी। इससे पूर्व केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने के लिए महाराष्ट्र से आए केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग कोविड-19 के चलते एहतियातन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखे गए थे। ऐसे में रावल द्वारा केदारनाथ की आगामी 6 माह की पूजा अर्चना के लिए शिव शंकर लिंग मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत केदारनाथ यात्रा के कपाट खोल दिए गए हैं और अगले 6 माह के लिए भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं पर संपादित की जाएगी। भूपेंद्र भंडारी, डीडी न्यूज़, ऊखीमठ। और उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोरोना का कोई नया मामला नहीं। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में कल से खुलेंगी किताबों की दुकानें। फैक्ट्रियों और निजी निर्माणों को भी सशर्त छूट। टेलीमेडिसिन सेवा दून मेडिकल कॉलेज में ई हॉस्पिटल सेवा का सीएम ने किया उद्घाटन। जल्द ही अन्य चिकित्सालयों में भी इस्तेमाल की जाएगी यह सेवा। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को 2 करोड़ 48 लाख रुपए हुए मंजूर। कैबिनेट का हरिद्वार और अल्मोड़ा में कोविड-19 की जांच का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का फैसला। और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई पहली पूजा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।